कि भैया ऑयल पास नहीं हो रहा है, ऑयल पास ही नहीं हो रहा, रिफाइनरी को ठोक रहा था भाई ईरान। एलपीजी के रेट बढ़ जाएंगे, एलपीजी नहीं मिलेगी, सिलेंडर के लिए लाइन लगा लो। ये लोग हैं कौन, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। ईरान इंडिया को ऐसे अलाउ क्यों कर रहा है? इंडिया के जो ऑयल टैंकर्स हैं या जो शिप्स हैं उनको अलाउ क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों एग्जैक्टली इनके साथ जो टैंकर ठोके गए हैं भाई, स्वाद आ गया देखकर। लिटरली ईरान ने कुत्ता बना दिया और ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रेटेजिक हार है अगेन। मतलब अमेरिका ने लिटरली वही कहावत ले ली कि ये लकड़ी क्यों पड़ी हो, झाड़ में आ जाओ, घुस जाओ मेरी, बस समझ जाओ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियो पॉलिटिकलनेस। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों वो कहते हैं ना कर्मा इज अ बिच, तो एग्जैक्टली वही चीज सही प्रूव हो गई। और जिस तरीके से अमेरिका शेखियां बगाया करता था, ट्रंप आगे आगे बहुत फालतू की बकवास किया करता था, अब वो कर्मा उसको रिफ्लेक्ट बैक करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों ट्रंप के लिए सबसे बड़े दुख की बात ये नहीं है। ट्रंप को सबसे बड़ा दुख तो तब हुआ जब उसको पता लगा कि इंडिया के 2 शिप ईरान ने पास करने के लिए अलाउ कर दिए और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लियर कर चुके हैं। दोस्तों एक आर्टिकल दिखाता हूं, पहले ना आप ये आर्टिकल देख। दोस्तों इस आर्टिकल में मेंशन है कि आफ्टर फ्यू इंडिया बाउंड ऑयल टैंकर्स, इंडिया फ्लैग्ड एलपीजी टैंकर क्रॉसेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अनदर में ट्रांजिट जोन। मतलब कि दोस्तों जो इंडिया के लिए एलपीजी लेकर के शिप्स आ रहे थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर चुके हैं और अब इंडिया पहुंच जाएंगे कुछ टाइम में, और उसके बाद और शिप्स की आने की संभावना भी है। यहाँ पे दोस्तों हो क्या रहा है? यहाँ पे दोस्तों इंडिया बहुत बढ़िया गेम खेल के चला गया। इंडिया ने क्या किया है मैं आपको ये बताता हूँ। अगर दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि यूएसए, इजराइल या फिर यूएसए और इजराइल के जितने भी एलाइज हैं उनके तो किसी भी शिप को ईरान अलाउ कर ही नहीं रहा आने के लिए, फिर इंडिया को अलाउ क्यों करना है? इंडिया के साथ ऐसा क्या है? तो दोस्तों एक बात समझ लो, यहाँ पे इंडिया बहुत बड़ा खेल खेल गया है। लिटरली दोस्तों इंडिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने टैंकर क्लियर करवा के एक चीज पूरी दुनिया को दिखा दी कि इंडिया डिप्लोमेसी में पूरी दुनिया का बाप है। इंडिया के आगे ना तो कोई टिका था, टिका है और ना टिका रहेगा। दोस्तों चाहे कॉन्फ्लिक्ट रशिया और यूक्रेन का हो, चाहे कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान पाकिस्तान का हो, चाहे कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और ईरान का हो या फिर यूएसए और ईरान का हो, इंडियंस हमेशा अपनी डिप्लोमेसी को सबसे ऊपर ले जाकर के अपना काम करवा ही लेते हैं। और इंडिया का झंडा केवल वो काम कर देता है जो पूरी दुनिया में बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपकी मिसाइलों की वर्षा रोकना, आपको सेफ पैसेज दिलवाना, केवल एक इंडिया का झंडा ये काम कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक विद द इरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेशकिन। मोदी मेंशन्ड अनहिंडर्ड ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड एनर्जी एज वन ऑफ द इंडियाज टॉप प्रायोरिटी। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैज आल्सो had multiple conversation with the Iranian counterpart Abbas Araghchi over the past few days. Sources had earlier indicated that India was in discussion with the Iran to facilitate safe passage of the vessel destined for India, particularly energy tankers through the strait, maritime traffic through the Strait of Hormuz, which usually account a fifth of global oil and liquefied natural gas, जिसे LNG भी कहते हैं. Flow has effectively come to halt since the West Asia military conflict started on Feb 28. मतलब 28 तारीख के बाद से यहाँ पे जितना भी फ्लो था एलपीजी का हो या क्रूड ऑयल का, वो पूरा का पूरा रुक गया था। और उसके बाद पूरे दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस बन गया था कि भैया ऑयल पास नहीं हो रहा है, ऑयल पास ही नहीं हो रहा, रिफाइनरी को ठोक रहा था भाई ईरान। उसके बाद जब इंडिया को भी ये दिखा कि पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का डेंजर फैला हुआ, तो एक बात बहुत समझना दोस्तों, यहाँ पे जो इंडिया ने बहुत ही स्विफ्टली एक्शन लिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मसूद पेशकिन से बात करी, उसके बाद जयशंकर साहब ने जाकर के इनके फॉरेन मिनिस्टर से बात करी और भाई पूरा का पूरा रास्ता सॉर्ट आउट किया। उनको जो समझाया या जो समझना था सब कुछ किया। और मुझे नहीं पता इंटरनल क्या हुआ है ना, किसी को पता होगा कि इनकी आपस में क्या बात हुई है, पर जो भी बात हुई है उससे एक बात क्लियर हो गई कि इंडियन काउंटर पार्ट समझाने में सफल रहा ईरान को कि भैया ऐसा है, आपको तेल रिलीज करवाना पड़ेगा, हमारे टैंकर्स को सेफ पैसेज देना पड़ेगा। और उसका रिजल्ट यह है कि ईरान ने 2 टैंकर अभी पास करने दिए हैं और उसके बाद आने वाले टाइम में और टैंकर्स भी पास होंगे। और इंडिया की जो ऑयल सप्लाई है, एलपीजी सप्लाई है, उस पर कोई भी खतरा नहीं मंडराने वाला है, सीधी सी बात यह है। अब बात करता हूं दोस्तों इंडिया की। अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम से एक माहौल चल रहा है कि भाई एलपीजी के रेट बढ़ जाएंगे, एलपीजी नहीं मिलेगी, सिलेंडर के लिए लाइन लगा लो। ये लोग हैं कौन, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। इनके पिछवाड़े में जो कीड़ा घुसा हुआ है, ये कौन सा कीड़ा है? मतलब किस तरीके का कीड़ा है जो इनको परेशान कर रहा है बार बार? ये कुलबुला रहे हैं अंदर से, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है। लिटरली किसी बात का कोई सर पैर है नहीं इनका। इन्होंने सोशल मीडिया पे आके बोल दिया कि इंडिया के अंदर एलपीजी क्राइसिस हो गया, बहुत लंबी लाइन लगी। अरे भाई ये कौन सा मापदंड है भैया क्राइसिस का? पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ने खुद से नोटिफिकेशन जारी किया, गवर्नमेंट ने खुद से रिपोर्ट जारी करी। मैं बताया था कि दिल्ली के लेवल पे इंडिया में लगभग 55 मिलियन के अराउंड सिलेंडर बुक होते। अब जब से इन लोगों ने मतलब ये हेवायर का सिचुएशन पैदा करना शुरू किया, लोगों के अंदर एक डर बिठाने की कोशिश करी, उसके बाद से भाई वो 55 मिलियन से सीधा 75 मिलियन पहुंच गया। मतलब आप लिटरली चीज समझ रहे हो कि इसमें कितना बड़ा जंप आया, 40% का जंप आ गया लगभग।
टोटल आंकड़े में। अब यार 40% डिमांड अगर किसी भी सेक्टर में एकदम से बढ़ जाए तो ऑब्वियसली वहां पे थोड़ा बहुत तो आपको हीट फील होने ही लगेगा ना। लेकिन अब जब ये ऑयल के टैंकर पास हो गए हैं तो इन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और एक चीज और होगी दोस्तों, जितने लोग ये कहते फिर रहे थे ना कि भाई इंडिया की क्या डिप्लोमेसी है या वो डिप्लोमेसी पहले वाली ही बढ़िया थी, यहाँ तो आकर के विश्व गुरु बनने चले थे और अब ये कहीं के गुरु नहीं बन के रह गए। अरे भैया सुनो, थोड़ा सा पहले तो सब्र रखो। और दूसरी बात, बर्नॉल खरीद लो। अभी तो पहले गैस आई है, फिर तेल आएगा, फिर हम माचिस लेकर के आग लगाएंगे तो और जलेगी तुम्हारी। तो भैया बर्नॉल खरीद लो, कहीं पता लगे बाद में चिल्लाते फिर रहे हो कि भैया बर्नॉल का स्टॉक खत्म हो गया, बहुत ही हेवायर की सिचुएशन बची हुई है इंडिया में। अब दोस्तों मैं आपको ना एक बात बताता हूँ कि ईरान इंडिया को ऐसे अलाउ क्यों कर रहा है। इंडिया के जो ऑयल टैंकर्स हैं या जो शिप्स हैं उनको अलाउ क्यों किया जा रहा है। पहली बात तो ये, आप एक चीज समझ लो कि इंडिया को ना ईरान एज ए एनिमी कभी देखता ही नहीं है। हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी रहे हैं ईरान के, और हम काफी हद तक ईरान को मल्टीपल स्टेज पे सपोर्ट भी करते हैं। अभी हमने खमेनी जी की जो डेथ हुई थी उसको भी कंडेम किया हमारी गवर्नमेंट ने, और काइंड ऑफ इजराइल के साथ भी स्टैंड रखा। तो जब बैलेंसिंग एक्ट करने की इंडिया ने कोशिश करी थी एक बार फिर से, मतलब मल्टीपल लेवल पे लोगों को लगा था कि हम जो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं वो शायद गलत है, हमें एक साइड चूज कर लेनी चाहिए। पर एक बार फिर से, तो जैसे ही ये टैंकर रिलीज हुए उसके बाद गवर्नमेंट ने दिखा दिया कि जो बैलेंसिंग एक्ट निभाया जा रहा था, किया जा रहा था, वो कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के इंटरेस्ट्स को गार्ड करने के लिए। मतलब आप ना तो कंप्लीटली इजराइल की तरफ जा सकते हैं और ना ही कंप्लीटली ईरान की तरफ जा सकते हैं। आपको इजराइल में भी अपने लोगों को बचाना है और आपको अपनी सिक्योरिटी भी रखनी है एनर्जी की, ईरान का साथ दे करके। ना तो हम कंप्लीटली उनकी तरफ है और ना ही कंप्लीटली उनकी तरफ है। तो अब ईरान को एक चीज पता है कि अगर कल को इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के नेगोशिएशन की बात आती है तो ध्यान रखना उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा पार्ट निभा सकता है। और इंडिया सबसे पहली ऐसी कंट्री थी जिसने ये बोला था कि भाई ये जितनी भी लड़ाई है, जो नाटक चल रहा है, इसको बंद करो और डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे आओ। आप डायलॉग और डिप्लोमेसी पे आओ, डायलॉग और डिप्लोमेसी से इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। ये फालतू की बकवास आप लोग बिल्कुल बंद करो, इसमें केवल और केवल आम आदमी सफर कर रहा है। वहां पे जो रिजीम है उसको पता है कि उसकी टॉप ब्रास अगर जा चुकी है, अगर नहीं भी गई तो भी अलग बात है, बट अगर लेट्स से कि वो जा चुकी है कंप्लीटली, मैं केवल ट्रंप की बातों से जा रहा हूँ, तो भाई एक बात समझ लो, उनके पास आज नहीं तो कल उनको सरेंडर करना पड़ेगा या फिर उनको एक ऐसे लेवल पे आना पड़ेगा जहां पे वो नेगोशिएशन करने के लिए बैठे और इस पूरी की पूरी सिचुएशन को डीस्केलेट करें। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में कोई भी अगर यहाँ पे वॉर होगी वो किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। आने वाले टाइम में वो किसी भी बंदे के लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाली, फिर चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो या फिर यूएसए हो। और यूएसए अलग से ठुका पड़ा है और बहुत गंदा ठुका पड़ा है। और इसके अलावा अगर बात करें इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की, तो हमें उनको भी गार्ड करने की भी रिक्वायरमेंट, और इंडिया कहीं ना कहीं उस चीज को भी आए कर रहा है। और दोस्तों ये जो टैंकर बाहर आए हैं ना, इनको देख करके क्लियर लगता है कि इंडिया की डिप्लोमेसी इस मामले में फिलहाल के लिए तो कामयाब हो गई है। फिलहाल के लिए इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है। एस जयशंकर ने फिर से अपनी लेजर वाली आइस से ना वो ऐसे बीम मारी और सीधा जाकर के उनके लगी और उनको समझ आ गया जो एग्जैक्टली चाह रहे थे। पर दोस्तों ट्रंप को कभी समझ नहीं आने वाला और ना ही ट्रंप को भी समझने वाला है, क्योंकि ट्रंप को है बहुत बुरी आदत फालतू बोलने की। ट्रंप कभी भी जाकर के कहीं भी बोल देता है और ट्रंप ये भूल जाता है कि भाई कर्मा इज अ बिच। हुआ यूं कि भाई ट्रंप ने बहुत पहले, आपको याद होगा, जाकर के बोला था कि भाई 7 एयरक्राफ्ट थे, नए नवेले एयरक्राफ्ट थे, जाकर के ठुक गए इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, डैमेज हुआ बहुत भयंकर। वो बड़े नए और महंगे और अच्छे एयरक्राफ्ट थे, वो जाकर के मतलब डिस्ट्रॉय कर दिए लिटरली। दोस्तों ही सेड 7 ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट वर शॉट डाउन। और दोस्तों लिटरली कर्मा इज अ बिच, कर्मा बूमरैंग की तरह इसके पास वापस आ गया और अब 7 ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट टैंकर्स वर शॉट डाउन बाय ईरानियन मिसाइल्स। और दोस्तों अब तक की यूएसए की सबसे बड़ी ठुकाई हुई, और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा स्ट्रैटेजिक लॉस भी है एक तरीके से। आपको याद होगा इंडिया के टाइम पे इंडिया के ऊपर एक स्ट्रैटेजिक लेवरेज बनाने की कोशिश करी थी, मतलब ताकि इंडिया को प्रेशर कर सके और मतलब ट्रंप की बातों में आकर के प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे उसी तरीके से बिहेव करने लगे जिस तरीके से ट्रंप चाहता है। जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहा था, तो वो चाह रहा था कि मोदी जी भी ऐसे करें। अब मोदी जी ने बिल्कुल बात नहीं मानी। लेकिन भैया सीधी सी बात है, अगर आप किसी सही इंसान के साथ गलत करने की कोशिश करोगे, सही देश के साथ गलत करने की कोशिश करोगे, तो भाई कर्मा तो आपको फल देंगे। तो दोस्तों एग्जैक्टली इनके साथ जो टैंकर ठोके गए, भाई स्वाद आ गया देख करके। लिटरली ईरान ने कुत्ता बना दिया और ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रैटेजिक हार है अगेन अमेरिका की। क्योंकि ये जो इनके टैंकर्स है दोस्तों, 7 टैंकर्स का मतलब ये मत सोचना कि केवल 7 टैंकर्स हैं। 7 टैंकर्स का मतलब ये है कि कई देशों पे 7 भी नहीं होते यार। हाँ ठीक है, अमेरिका पे 90 हैं, इनको ये दोबारा से हो सकता है थोड़ा बहुत रिपेयर करके ठीक कर लें, एडजस्ट कर लें, जो भी करें दोबारा यूज कर लेंगे। लेकिन
अभी के लिए ये 7 के 7 जो है ना डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, ये एक्टिव वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये 7 एयरक्राफ्ट टैंकर्स अब किसी भी सूरत में इस गल्फ वॉर के अंदर तो आने से रहे, ये वापस जाएंगे अमेरिका या कहीं पे भी जाएं और वहां से इनकी मरहम पट्टी होगी और इन पे चेपियां लगेंगी। इन पे चेपियां लगने के बाद इनको दुरुस्त किया जाएगा और उसके बाद दोबारा इनको मैदान में उतारा जाएगा, और जिसमें बहुत टाइम लगने वाला है। मतलब अमेरिका ने लिटरली वही कहावत ले ली कि ये लकड़ी क्यों पड़ी हो, झाड़ में आ जाओ, घुस जाओ मेरी, बस समझ जाओ। और दोस्तों सोने पे सुहागा ये था कि जो ये एयरक्राफ्ट टैंकर्स ठुके हैं, ये ठुके हैं सुल्तान एयरबेस पे जो सऊदी अरेबिया में। अब दोस्तों ये सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो जाती है, क्योंकि देखो सऊदी अरेबिया अब तक न्यूट्रल स्टैंड बना के बैठा। पहले सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी ठुकी, इन्होंने फिर भी कोई अग्रेशन नहीं दिखाया। अब यूएस एयरबेस के अंदर बहुत ही स्ट्रैटेजिक एसेट्स को ठोक दिया ईरान ने। मतलब एक चीज समझो, यहाँ से दो चीजें क्लियर होती है। पहली बात तो ये कि यूएस के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितने वाहियात है, और सेकंड ईरान का जो प्रिसीजन है वो डे बाय डे इंप्रूव होता जा रहा है। और दोस्तों केवल ये एयरक्राफ्ट ही टारगेट नहीं किया है, इजराइल के ऊपर ईरान ने ना कल लिटरली आग की बारिश करी है, लिटरली आग की बारिश। इतने बम और गोले फेंके गए हैं। मैंने दोस्तों आपको कल की वीडियो में ही मेंशन किया था, आप जाकर के ना मेरी कल की वीडियो चेक करो। आपको मैंने बताया था कि एक बार वीकेंड शुरू होने दो, फिर शुरू होगा असली तांडव। और दोस्तों अभी तो शुरुआत है, आज देखना सैटरडे की नाइट में क्या तांडव होने वाला है। जो फ्रीक्वेंसी है अटैक्स की वो किस तरीके से बढ़ रही है, और अभी वीकेंड चालू हो चुका है, अब ये और ज्यादा बढ़ेगा। पर दोस्तों मेन बात यह है कि इस पूरे के पूरे युद्ध के माहौल में इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को किस तरीके से गार्ड कर रखा है। यहाँ पे दोस्तों मुझे आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, क्या जिस तरीके से इंडिया बैलेंस अप्रोच लेके चल रहा है लॉन्ग टर्म में इंडिया को बेनिफिट देगा, या फिर इसका हमें कोई बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पे ना एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, कि जो लोग इंडिया के अंदर मतलब एलपीजी को लेकर के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे ना, इनके लिए 2 शब्द प्लीज कॉमेंट सेक्शन में। दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।